अस्सलामु अलैकुम। हम आह भी करे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। भाई अभी तक तो ये बात आ रही थी कि आपा के पास पूरा डेटा नहीं है, ठीक है, आपा का कहना था। यहां तो आपा के सपोर्टर्स के पास पूरा डेटा है। एक उनका सपोर्टर मुझे कमेंट करता है कि भाई तू 2 लाख रुपए देके इतना चिल्ला रहा है, जाके SFIO आई थिंक कि उसमें तूने कंप्लेंट डाला है, वहां से जाके अपने पैसे ले ले। 2 लाख, अबे 2 रुपया भी रहता ना, हम ना किसी का हराम का 1 रुपया खाते, ना अपना 1 रुपया किसी को हराम का खाने देते, समझा। और ये डेटा तेरे पास कहां से आ गया कि भाई मैंने 2 लाख रुपया दिया कि कितने लाख रुपया दिया? हाँ, और मैंने कहां कंप्लेंट किया? अगर तूने मेरा पेमेंट वहां पे सबमिट किया है तो तेरे पास कुछ ना कुछ तो डिटेल्स होगी, कुछ ना कुछ तो तेरे पास होगा ना फॉर्म। हाँ, कुछ ना कुछ तो रिसीव होगी कि भाई तूने 2 लाख रुपया वहां मेरा सबमिट किया है। और अगर किया है तो मुझे उसकी तो स्लिप बता कि तूने मेरा 2 लाख रुपया। 2 लाख, अबे 2 रुपया भी रहता ना मेरा तो भी मैं नहीं छोड़ता, हराम का पैसा नहीं है, समझा। और हमारा एक भाई कमेंट करता है कि खुजली का कुत्ता, वो मुझे कहता है खुजली का कुत्ता, कि खुजली के कुत्ते से कौन मुंह लगे। तो मेरा उस भाई से ये कहना था कि तूने मुझे कैसे पहचाना कि मैं खुजली का कुत्ता हूं? या तो तूने खुजली के कुत्तों पे PhD की है, या तो तू खुजली के कुत्तों के साथ उठता बैठता है, नहीं तो लास्ट वन ये हो सकता है कि भाई मोमिन मोमिन का आईना होता है। हमारे एक भाई ने कमेंट किया, भाई या बहन किसी ने कमेंट किया कि भाई आप पागल हो, आपने जो है इन्वेस्ट किया हीरा गोल्ड में, आपको देखना चाहिए था, उसकी कोई बैलेंस शीट नहीं। तो भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया ना, वो मैंने अपने किसी फ्रेंड के कहने पे किया, मैं तो जानता भी नहीं था, उसने कहा यार कर दे, ठीक है, तो मैंने उसमें जो है इन्वेस्ट कर दिया। और जहां तक रही बात इस बात की, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि तू तो यहूदी है। मेरे को एक बात कहना है भाई तेरे से कि तुझे सुभान अल्लाह से दिक्कत है, तुझे अल्हम्दुलिल्लाह से दिक्कत है। मुझे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर से कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत है इस चीज को कहकर लोगों को गुमराह करने से, कि आप अल्लाह रसूल का नाम लेकर लोगों को गुमराह मत करो, ठीक है। और जहां तक बात है यहूदियों की, तो लगता आपके आपा की तरह आपका इल्म भी कच्चा है। जैसे आपकी आपा ने एक हदीस पढ़ी जिसका मफहूम खुलासा है कि भाई जाकिरीन कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, तो बेचारी जिक्र कर रही है ना, उसको ये नहीं पता कि अगर आपने किसी का 1 रुपया या 1 पैसा नाहक मार दिया तो कल कयामत के दिन आपको उसके बदले में कितनी नेकी अदा करनी होगी। उसने खाली एक हदीस पढ़ी, और भाई मैं कहता हूं कि वो आपा से सारा पैसा अंदर कर लोगी। जरा कुछ मदरसे चलाओ यार, जो आपके सपोर्टर है, कम से कम थोड़ी दीन की तालीम तो दो कि उनको पता चले कि उस जमाने में यहूदियों ने जो इख्तिलाफ किया था, वो इख्तिलाफ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पे था। और आज के तारीख में जो यहूदी इख्तिलाफ करते हैं मुसलमानों से, उनका इख्तिलाफ का बेस क्या है? बेचारे कमेंट करते, उनको पता ही नहीं कि यहूदियों और मुसलमानों का इख्तिलाफ क्या है, ठीक है। सिर्फ झूठ, धोखा देना, लोगों को दगा देना और लोगों के साथ गलत बयानी करना, इसके अलावा कुछ आता है? और बेचारे हमको कहते हैं कि MIM के एजेंट हो तुम, MIM के एजेंट हो। भाई मैं इससे पहले तो कहा था MIM का दलाल, इस बार थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी किसी ने कि भाई MIM के एजेंट। तुम क्यों बार बार MIM का नाम ले रहे हो यार? लास्ट वीडियो में मैंने कह दिया कि मेरा MIM से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप MIM से जोड़ना चाहते हो तो मैं एक बात जरूर कहूंगा MIM के बारे में
कि जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो मैं हैदराबाद में फंसा था। मैं पहले सऊदी में था कुछ साल, तो वहां पे हैदराबाद के बहुत से लोग हैं जो वहां पे जॉब करते हैं। तो अब लॉकडाउन लगा है, कुछ कर नहीं सकते, तो आदमी क्या करता था, मोस्टली सोशल मीडिया पे था। तो मैं उससे चैट कर रहा था, उसने मेरी खैर खैरियत लिया और पूछा भाई आप कहाँ हो। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं हैदराबाद में हूं। तो उसने कहा भाई आप हैदराबाद में हो, आपने मुझे बताया नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई तू खुद यहां नहीं है हैदराबाद में, तो मैं तेरे को क्या बताता। तो बोला भाई कोई तकलीफ, सब ओके है। मैंने कहा नहीं यार, लॉकडाउन चल रहा है और मैं हैदराबाद में फंसा हूं और मुझे मुंबई जाना है। तो उसने कहा भाई इतनी सी बात, आप एक काम करो, आप असद साहब से बात करो, वो आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने सोचा यार असद साहब से मैं बात करूं, मैंने आज तक उनसे बात नहीं की। और सबसे हैरानी की बात बताऊं कि जिस बंदे ने, जो मेरा दोस्त था जिसने मुझसे ये बात कही, उसके फादर, उसके डैडी खुद टीआरएस में, और मुझे वो रेफरेंस दे रहा है एमआईएम का। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो डायरेक्ट मैं असद साहब से कैसे बात करूं। तो उसने इंडिया में मुझे अपने एक फ्रेंड का, जो उसका कजिन भाई था या फ्रेंड था, उसका नंबर दिया। कहा कि आप इससे बात करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल फोन करो और असद साहब आपकी हेल्प करेंगे। मैंने उससे बात किया, अपनी सिचुएशन बताया कि भाई हमारे पास कार है और हम लोग इतने लोग हैं और हमें मुंबई जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, उसने सारी बातें सुनी। उसने कहा कि आप एक काम करिए, आप ये सारी बातें असद साहब से कहिए, वो जरूर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने कॉल लगाया असद साहब को, एक बार उसने मुझे नंबर दिया, मैंने एक बार कॉल लगाया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो मैंने अपने मेरे जो दोस्त का जो फ्रेंड था उसको बोला कि यार मैंने कॉल लगाया, कॉल रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 बार लगाओ, वो बिजी होंगे इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया, अगर वो फ्री होते तो वो जरूर आपका कॉल रिसीव करते। मैंने कहा यार मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है और वो बहुत बड़े लोग हैं, और वो लोगों के जो सामने जो चैलेंजेस आते, जो काम आते, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं वो लोग यार, ग्राउंड लेवल पे क्या काम करते हैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार उनको कॉल करने, एक बार किया नहीं उठाया, अब मेरी तबीयत नहीं कर रही कि मैं दोबारा उनको कॉल करूं। तो उसने कहा एक काम करो, आप मैसेज डाल दो। उसने मुझे अकबर साहब का नंबर दिया, अहमद बलाला साहब का नंबर दिया। मैंने अकबर साहब को फोन किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात की और यह भी कहा सबसे पहले कि जब मैंने यहां पे जो उसका दोस्त है उसको कॉल किया, अकबर साहब को कॉल किया, अहमद बलाला साहब को कॉल किया, सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप ठीक हैं, आपके पास खाने की फैसिलिटी है, आपके पास खाने की कोई दिक्कत। और जो उसका जो भाई था, उसका जो दोस्त था, उसने तो मुझसे पूछा आप किधर हो, आपका लोकेशन किधर है। तो मैंने उसको लोकेशन बताया कि मैं इधर इधर रुका हूं। तो उसने मुझे बिना बताए एक अच्छी क्वांटिटी में राशन भेज दिया। 3-4 घंटे बाद मुझे फोन आया कि भाई हम लोग राशन लेकर आए हैं, आप लोग ऐसे ऐसे यहां पे रुके हुए हो। तो मैं बोला भाई हमारे पास तो राशन है। तो हमारे पास में ही एक लेबर थे, कुछ लेबर थे। तो मैंने कहा कि काम करो, इस चीज के ज्यादा हकदार जो है ना वो ये लेबर है, आपने अब ले आए हो इतने दूर से, आप एक काम करो इनको दे दो। तो उन्होंने वो राशन उनको दे दिया और इतना जबरदस्त सपोर्ट। ठीक है, अब जब दोनों से मैंने बात की तो मैंने कहा यार मैंने असद साहब को कॉल किया था लेकिन असद साहब ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो मैंने मैसेज डाला हूं। तो अकबर साहब का भी ये कहना था, अहमद बलाला साहब का भी ये कहना था कि आपने असद साहब को मैसेज कर दिया, अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ 1 घंटा नहीं हुआ होगा, इतने में मुश्ताक साहब का, जो आपके पीए है असद साहब के, मुश्ताक साहब का कॉल आया मुझे कि आपने असद साहब को कुछ मैसेज किया था ऐसा ऐसा करके कि आप कुछ प्रॉब्लम्स में हैं और आपको मुंबई जाना है, तो आप बेफिक्र रहो। उन्होंने भी यही कहा कि आपके पास राशन खाना पीना है, आप लोग आराम से है, कोई तकलीफ भाई। और यकीन मानो, मैंने जब उससे, मेरा जो फ्रेंड था उसके दोस्त से जब मैंने कहा यार भाई ऐसा, मुझे इस चीज का एहसास होने लगा कि इतना उसने कॉल किया मेरे मुंबई पहुंचने तक, बार बार कॉल कि भाई आप लोग कैसे हैं, आप लोग का सफर कैसा है। मुश्ताक भाई क्या आदमी है यार, इतना प्यारा आदमी, मतलब
इतने काम है उनके ऊपर, इतना प्रेशर है, उसके बावजूद वो अपडेट लेते रहे कि भाई आप लोग का सफर ठीक जा रहा है। उनके मैसेजेस आ रहे थे, उनके कॉल आ रहे थे। भाई एमआईएम की गलती क्या है पता है? कि ये लोग जब काम करते हैं ना तो ये लोग डिस्प्ले नहीं करते, ये लोग वीडियो बना बना के ना सोशल मीडिया पे नहीं डालते। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कुछ वीडियो आई थी, कुछ वीडियो, लेकिन जितना ये लोग काम करते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, एक आम आदमी सोच नहीं सकता यार। आप क्यों? अब देखो, आप लोगों ने कहा कि एमआईएम का दलाल और एमआईएम का एजेंट, ठीक है, तो अब मेरा भी हक बनता है ना। मैं ये नहीं कहता, देखो दुनिया में माएं और भी है, और ऐसा नहीं कि मेरी मां सबसे अच्छी है, मेरी मां से अच्छी माएं भी दुनिया में होगी, लेकिन मेरी जन्नत मेरी मां के कदमों के नीचे है। इसलिए कि भाई मैंने जब इनसे बात किया, पूरी सुकून से बात सुनी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा आप लोगों को जाना है, अच्छा ये इश्यू है। मैंने कहा यार इतने हाई लेवल पे बैठ के ये लोग इतने प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे। लॉकडाउन है, इनके ऊपर 10 प्रेशर है, 10 टेंशन है। मेरे को खुद अच्छा नहीं लगा कि मैं दोबारा असद भाई को फोन करूं कि असद साहब ऐसा ऐसा मैटर है, मुझे जाना है। मुझे लगा ये मेरा मैटर बहुत छोटा है, मेरा काम बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे काम को भी मुश्ताक भाई बार बार कॉल कर रहे हैं। भाई आप लोग कैसे हो, आप लोग ठीक हो ना, आप लोग के पास खाने की फैसिलिटी है, आप लोग कहां हो, कैसे हो। जब तक मैं मुंबई पहुंच नहीं गया, घर पहुंच नहीं गया, बार बार मुझे मैसेज करते थे, कॉल करते थे कि आप लोग ठीक हो, और आप ऐसी एक पार्टी को बदनाम कर रहे हो। इस पे मुझे एक बात याद आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई एमआईएम तुझे क्या पता है, कुछ लोग, ये भी मैं जानता हूं। तो मेरा उनसे एक बात कहना है कि एक बार एक उस्ताद अपने बच्चे को मदरसे में सबक पढ़ा रहे, बच्चों को मदरसे में सबक पढ़ा रहे। तो अचानक एक शख्स उनके पास आया, कहा कि जो इस एरिया का जो पॉलिटिशियन था ना, उसका इंतकाल हो गया। अब उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाह, और कहा कि आज एक अल्लाह का वली इस दुनिया से चला गया। अब सारे उनके जो शागिर्द थे ना, वो हैरानी से उनका मुंह देखने लगे कि यार ना उसको दाढ़ी है, ना उसके लिबास कुर्ता पैजामा टोपी, ना कोई चीज, आप उनको वली कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, जब बच्चों ने ताज्जुब से देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम इसलिए मुझे ताज्जुब से देखते हो कि मैंने उसे वली कहा। आज वो जिस जगह पे है, उस जगह पे अपने आप को रख के देखो। और हम क्या करते, शायद जितना लोगों की खिदमत, जितना दीन की खिदमत वो वहां बैठ के कर रहे हैं ना। भाई लोगों को गाली देना, लोगों को बुरा भला कहना बहुत आसान है, लेकिन आज ये लोग बैठ के ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, असद साहब जहां से भी लड़ रहे, जीत रहे, हार रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि लोगों की जो दुआएं हैं ना उनके साथ, दुनिया की कुर्सी जीते या हारे, इंशाल्लाह आखिरत की कुर्सी जो है ना वो असद साहब के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से वो ग्राउंड लेवल पे काम करते और लोगों की मदद करते, आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, आदमी सोच नहीं सकता कि आज मैं उस जगह बैठ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूं। आदमी बन गया, बैठ गया, खत्म। अरे अपने आप को रखो कि यार अगर हम उस जगह होते तो हम क्या कर रहे होते। हम तो किसी को खड़े होने नहीं देते, किसी से तो बात प्यार से नहीं करते, और वो लोग हर किसी की सुनते, और इतने बड़े होने के बावजूद उनका पर्सनल नंबर पूरा सबके पास है कि किसी को भी कोई भी जरूरत हो डायरेक्ट फोन करो। ये फैसिलिटी कौन देता है? और आप बेवजह एमआईएम के दलाल, एमआईएम। तो भाई आप ये फालतूगिरी बंद करो, ठीक है। कमेंट करना, और कोई खुजली वाला कुत्ता, कोई कुछ, ठीक है, ये बताओ कि पैसे कब मिलेंगे, ठीक है। और मेरा पैसा 2 लाख बोलता, 2 लाख कहां से लू? SFIO से। क्यों लू?
मैंने कंप्लेंट किया तो वो कंप्लेंट की कोई रिसीप है तेरे पास? तूने पे किया, कोई स्लिप है? हवा में बात कर रहा। आम पब्लिक, दिक्कत क्या है मालूम है? मैं एक बात बोलूं कि आम पब्लिक जो है ना, वो पुलिस के पास जाने से डरती है। कुछ लोग हैं जो खामोश बैठे हैं, वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं। उनको क्या लगता कि भाई हम जाएंगे तो पुलिस हमको पकड़ लेगी, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस हमेशा, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस से वो डरे जो गलत काम करता है। अगर आपने गलत नहीं किया तो पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कॉन्सेप्ट है यार। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, मेरा पैसा तू लेके बैठा है, हाँ, गलती तेरी है, और आएंगे ना तेरी कंप्लेंट डालता, रुक, ज्यादा समझ में आ रही? कंप्लेंट किस चीज की कंप्लेंट? दरअसल ये जो गलत लोग होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, इन्होंने आम पब्लिक के दिल में पुलिस का एक डर और खौफ बिठा दिया है कि भाई अगर आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। कभी नहीं फंस सकते। बल्कि पुलिस हमारा इतना सपोर्ट करती है, इतना हेल्प करती है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो बैठे ही की इसलिए, वो बैठे ही हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये लोग कैसा है, आपको डराते हैं, ठीक है ना, पुलिस का नाम लेके। मैं केस करता तेरे पे, क्या केस करेगा? क्या केस बनेगा? तू मेरा खुद लेके बैठा है पैसा, क्या केस बनाएगा मेरे पे तू? तो कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं होती, पुलिस के नाम की धमकी देते। जबकि पुलिस वाले, मैं बोलूं ना कि आप अगर सही हो तो पुलिस आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी। आपको तब डरने की जरूरत है जब आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको पुलिस से डरने की जरूरत है। अब हम देखते ट्रैफिक पुलिस खड़ी है बेचारे धूप में, हाँ, रोक रही है, कोई रोक रहा नहीं है, गाड़ी निकल जा रहा है। अरे पागल है क्या वो लोग? वो लोग किसके लिए खड़े? वो लोग हमारी फैसिलिटी के लिए खड़े, और हम उनको पसंद नहीं करते कि अरे काय के लिए हाथ दिखा दिया, सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे। क्यों निकलोगे यार? वो भी इंसान है, जरा खड़े रह के दिखाओ ना। वहां पे खड़े रहना, धूप में, बारिश में, ठंडी में खड़े रहना कोई मामूली चीज है? हाँ, एक तो आप खुद टेढ़े हो और आप फिर अपनी हरकतें पुलिस वालों पे थोप देते हो। अरे वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, अरे उसकी ड्यूटी है, वो करेगा ना अपनी ड्यूटी। अब वो आपको रोके, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बुरा पुलिस वाला? आप बुरे नहीं हो, आप सारे रूल्स ब्रेक करो, आप सही हो। और गलत कौन है? अगर पुलिस वाला अगर आपको रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, या जो हमारी पीएस में जो पुलिस होती है, हाँ, अगर वो आपको रोक रहे, अगर वो आपसे कोई बात कह रहे, अब होता क्या है कि अब उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी, वो उनको मैनेज करना होता है ना। अब आप पुलिस वाले को जाके कोई बात बोलोगे, वो ऐसा थोड़ी हाँ साहब बोलो, वो हाँ क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी है यार। अब आदमी को क्या समझता कि यार ये मेरे को लगता, मेरे को ही अंदर डाल देते। ऐसा कभी नहीं करते। पुलिस हमेशा आपके सपोर्ट में, अगर आप सही हो, और अगर आप गलत हो तो फिर आपको पुलिस से डरने की जरूरत है। आपको जो भी दिक्कत है, आप जाके कंप्लेंट रेज करो और पुलिस एक्शन लेती है। और पुलिस वाले बैठे ही इसलिए कि वो आपको सपोर्ट करे। तो जिसका पैसा नहीं मिला, देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूं भाई, कि जब तक बच्चा रोता नहीं, मां भी दूध नहीं पिलाती। तो जरूरत है इस वक्त रोने की। रोना मतलब रोना नहीं, रोना मतलब बोलना, आवाज उठाना कि भाई हमको हमारे पैसे चाहिए। अगर आप खामोश बैठ जाओगे, अगर आप चुप बैठ जाओगे, तो उसको कोई नहीं पड़ी है आपके पैसे देने की, ठीक है। आप यही सोचोगे कि भाई अगर हम पुलिस कंप्लेंट करते या कोई चीज करते तो हम फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा, और ना ही कोई फंसता है। और पुलिस, इनका डिपार्टमेंट ये 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए है, ठीक है। तुम गलत काम करो और ऊपर से ब्लेम पुलिस पे डालो कि अरे पुलिस वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तुम सही रहो, सब सही, और तुम सही नहीं तो फिर ब्लेम डालते बैठो दूसरों पे। थैंक यू।